हाँ जी, करें शुरू। कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, मियोसिस वन चल रहा था और प्रोफेज वन तक आ गए थे। हाँ, अब शुरू करते हैं। एक तो हमने सेल पढ़ी, G1 फेज एस, और उसके बाद G2, और फिर हमने प्रोफेज की 5 सब फेजेस बताई है ना। जिसमें पहली फेज का नाम था लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो है जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद आती है पेकाइटीन। पेकाइटीन के बाद आती है, और डिप्लोटीन के बाद है डाइकाइनेसिस। यही पढ़ रहे थे हम। इसमें फर्स्ट फेज का नाम हमने क्या पढ़ा है? लेप्टो। सेकेंड जाइगोटीन। थर्ड पेकाइटीन। फोर्थ डिप्लोटीन। और फिफ्थ डायकाइनेसिस। सही है। हम्म, हाँ जी बच्चे, सबको गुड मॉर्निंग है आप लोगों को। अदीबा है, नंदिनी, नीतू, रोहित, सबको। इधर देखो, ये फेज है G1 फेज, और ये फेज है G2 फेज। और G1 से जब G2 की तरफ आते हैं तो बीच में फेज आती है एस फेज। एस फेज में हमने पढ़ा है कि डीएनए का, चाहे प्लांट सेल हो और चाहे, लेकिन अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी हो जाता है। सही है। यहाँ हमने न्यूक्लियस बनाया था। न्यूक्लियस में हमने कहा कि भाई क्रोमेटिन फाइबर, जैसे एक ये एक ये, ऐसे इसकी कॉपी एक ये एक ये। सही है। यहाँ हम कह रहे हैं कि जो एक क्रोमेटिन है उसमें एक डीएनए प्रेजेंट है। तो एक डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से हम कहेंगे 2n = 4, और डीएनए की अमाउंट 2c, क्योंकि दो लंबे डीएनए और दो छोटे डीएनए है ना। एक क्रोमेटिन के अंदर एक डीएनए है, तो दो क्रोमेटिन में दो डीएनए है। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करते हैं G2 फेज की, तो इसमें भी हमने यही बोला है कि भाई एक क्रोमेटिन फाइबर लंबा, एक छोटा, लेकिन हर एक क्रोमेटिन में डीएनए की अमाउंट डबल, क्योंकि डीएनए का क्या हो गया है? रेप्लिकेशन। तो इधर भी एक क्रोमेटिन लंबा, एक छोटा, तो इधर भी डीएनए का क्या हो गया है? रेप्लिकेशन। तो यहाँ कंडीशन बदल गई है, और यहाँ एक क्रोमेटिन जो है उसमें कितने डीएनए प्रेजेंट हैं? अब दो डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से कंडीशन रहेगी 2n = 4, और डीएनए की अमाउंट 4c। सही है बात? जब हम लेप्टोटीन में आए तो लेप्टोटीन में हमने कहा कि क्रोमोसोम जो है उनका कंडेंसेशन शुरू हुआ है। इसका मतलब क्रोमोसोम जो है वो अभी लंबे और पतले हैं, क्योंकि इनका कंडेंसेशन जस्ट अभी शुरू हुआ है। और ये भी ऐसा ही था, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी थी, क्योंकि ये डिसॉल्व होना शुरू हुई है, डिसॉल्व हुई नहीं है, क्योंकि हमने लेप्टोटीन को बोला था अर्ली प्रोफेज वन। सही है बात या नहीं? अर्ली। सही है। डायकाइनेसिस को बोल देंगे लेट, और लेप्टोटीन को बोल देंगे अर्ली। सही है। इसमें हम बताएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, गोल्जी बॉडी भी, और जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू करते हैं। अभी पहुंचेंगे कब? डाइकाइनेसिस आते आते। सही है बात या नहीं? और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हुई है, डिसॉल्व हुई नहीं है। सही है बात या नहीं? यस और नो? नेक्स्ट फेज कौन सी है? जाइगोटीन में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ शाबाश, बोलो। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। और जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं तो जिन क्रोमोसोम्स की लेंथ ज्यादा है वो एक दूसरे के आसपास होंगे। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसमें डीएनए कितने हैं, और इसके साथ ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें भी डीएनए कितने हैं, और दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के कैसे हैं, होमोलोगस हैं, कॉपी हैं, कॉपी। सही है बात या नहीं? तो इन क्रोमोसोम्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। सही है। और पेयरिंग करने का काम एक कॉम्प्लेक्स करता है, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में बनता है। पढ़ा था ना कल हमने ऐसा, कि भाई ये जो है यहां पर, ये बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही है इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो हम बताते हैं कि भाई ये है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और ये केमिकली एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। सही है बात या नहीं? और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को लाता है पास पास, और पास पास आने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है, इस प्रोसेस को, पास पास आने को तो बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। सही है बात या नहीं? लेकिन इस एक पेयर का नाम क्या है? बाई वेलेंट। सही है। वेलेंट मींस क्रोमोसोम है, बाई मतलब दो है, तो दो क्रोमोसोम का पेयर जिसको हम बोल रहे हैं बाई वेलेंट। सही है बात या नहीं? और जब हम बाई वेलेंट की बात करते हैं तो इसमें एक बात का ख्याल रखते हैं, भाई तू फोन लेके ना बैठ जा वहां, किससे, घर वालों को पता नहीं तेरी क्लास चल रही है। जैसे हमने कहा ना कि ये क्रोमोसोम था, ये एक, इसमें दो क्या है, क्रोमेटिड। ऐसे हम कहें कि भाई इधर हमारे पास एक क्रोमोसोम और उसमें दो क्या है, क्रोमेटिड। सही है बात या नहीं? तो हम कहते हैं कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? अब आप बताओ कि एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने हैं, तो दो क्रोमेटिड इधर और दो क्रोमेटिड, तो टोटल क्रोमेटिड कितने हैं? तो हम बताते हैं कि टोटल क्रोमेटिड चार। सही है बात या नहीं? इसीलिए इसी स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या था, टेट्राड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो टेट्राड का मतलब चार, चार मतलब क्रोमेटिड दो क्रोमोसोम के अंदर, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड तो दो क्रोमोसोम में चार क्रोमेटिड। ऐसी बात कल हमने पढ़ी। फिर हमने कहा कि भाई कंडेंसेशन कंटिन्यू रनिंग है, कंटिन्यू कंडेंस होते जा रहे हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के दोनों डीएनए एक दूसरे से क्या होंगे, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या होंगे, दोनों डीएनए एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, सेपरेट होंगे। लेकिन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जिनके बीच में सिनेप्टोनिमल, वो तो दूर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उनको दूर होने ही नहीं देगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उनको दूर होने ही नहीं देगा। सही है बात या नहीं? और अगर बच्चे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे पर उलझ जाएंगे, सिस्टर सुलझ जाएंगे और नॉन सिस्टर उलझ जाएंगे। सही है बात या नहीं? यस और नो? और जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड उलझते हैं, तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया था मैंने कल भी, ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊं अच्छे से चीजों को। एक तो हमने क्रोमोसोम ये बनाया ना, और इसके साथ दूसरा इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इस पे उलझा हुआ बना दिया हमने। सही है।
ये एक क्रोमोसोम, ऐसे, सही है। अब इसमें क्या किया मैंने, दो नॉन सिस्टर को उलझा दिया, येलो और रेड को, और दो अलग अलग रखे मैंने। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। होता ये है कि भाई जैसे ये एक क्रोमेटिड है, हाँ या ना, इसके ऊपर एक नॉन सिस्टर उलझ जाता है, यस और नो। इसके ठीक पीछे की तरफ, ठीक पीछे की तरफ सेम कंडीशन रहती है कि भाई एक पीछे एक और क्रोमेटिड है, और उसके ऊपर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या रहता है, उलझा हुआ। मतलब ये डायग्राम वास्तव में ऐसा आएगा 3D पे। मतलब ये समझो आप कि एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने, ये क्रोमेटिड एक दूसरे पे उलझ गए, तो पीछे ये दूसरे पे उलझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पीछे वाले यहां उलझाऊंगा ना, तो आपका डायग्राम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल दो ही क्रोमेटिड उलझ रहे हैं, आप बताओ चारों उलझ जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। लेकिन मैं दिखा रहा हूं उलझा के आपको केवल कितने, क्लियर है बात या नहीं। अब हम बताते हैं कि भाई ये उलझना होता किसकी वजह से है। तो हम कहते हैं सनेप्टोनिमल, ये कॉम्प्लेक्स ही तो इनको पास पास लाया था, यस और नो। और कॉम्प्लेक्स अगर प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे पर क्या रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे, सही है बात या नहीं, यस और नो। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से उलझते हैं उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। तो ये जो प्लेस है बच्चे, इसे हम नाम क्या देने वाले हैं, बोलो, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। सही है बात या नहीं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्शन। सही है बात या नहीं। अब कल मैंने आपको बात बताई थी, मैंने कहा कि भाई जब रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनती है, किसका फोन था, मेरे को दो आई कार्ड। कल अपनी बात हुई थी ना इस पे कि भाई एक बस बहुत है। याद करो, मैंने कहा था कि भाई रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल में दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे पे यूं उलझ जाते हैं, याद है आपको, यूं उलझाया था ऐसे। तो हमने कहा था इसको खोलने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जैसे उलझाए वैसे सुलझ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सही है बात या नहीं। लेकिन सुलझाने के लिए ये हो सकता है कि आप इसको दोनों साइड से क्या कर दो, और फिर घुमा के क्या कर दो, जोड़ दो, सही है बात या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ डीएनए पहले दोनों एंड से क्या होगा, नोड्यूल पर, और फिर उसके बाद घूम के दोबारा जुड़ेगा सुलझ के। सही है बात या नहीं, यस और नो। समझाई थी ना मैंने आपको ये बात, यस और नो। तो हम कहते हैं कि भाई जो पेकाइटिन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, सही है बात या नहीं। अब मैंने कहा था नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की लेंथ ज्यादा तो नोड्यूल, क्रोमोसोम की लेंथ कम तो नोड्यूल। ये बात भी क्लियर है आपको, हाँ या ना। भाई इधर वाले में अगर हम कॉम्बिनेशन नोड्यूल की काउंटिंग करें तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 10 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनी है इधर। इधर देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सही है बात या नहीं। इसका मतलब लंबे क्रोमोसोम में तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनी 10, और छोटे में बनी, अब क्रॉसिंग ओवर कहां होगा, बोलो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर। अब मुझे बताओ कि दोनों में से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन किसमें होगा, नहीं, इसी बात पे ध्यान देना है। बच्चा क्या करता है, यहाँ कहता है कि भाई लंबे वाले में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। ऐसे बोलो, हमें पता ही नहीं, बोलो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर आपके इवोल्यूशन में एक रैंडम प्रोसेस रखा गया है। क्योंकि अगर आपको पहले ही पता होता कि भाई इसमें क्रॉसिंग ओवर ज्यादा और इसमें क्या होगा, और इसमें ये क्रॉसिंग ओवर होगा और इसमें ये क्रॉसिंग ओवर होगा, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, फिर तो आपको ये पता ही चल जाता कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या वेरिएशन आने वाली है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। तो आप बताइए कि रिकॉम्बिनेशन एक रैंडम प्रोसेस है। मतलब आप ये समझ लाइए कि जितनी रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल होती हैं उतनी जगहों पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है।
लेकिन हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। ये किसको पता है? किसी को भी नहीं पता। आप बताइए, एक रैंडम प्रोसेस है। जैसे आप बताओ कि 10 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एक में, 6 एक में बनी, तो हो सकता है 10 में से केवल 2 ही में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रिकॉम्बिनेशन हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि 6 में से 5 में हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ डीएनए, क्रॉसिंग ओवर, एक रैंडम प्रोसेस है इवोल्यूशन के अंदर। अगर मुझसे आप पूछो कि सर इनमें से कौन सी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये मुझे हाल फिलहाल तो नहीं पता। सही है बात या नहीं? हाँ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमें यह पता चल जाता है कि कौन कौन सी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन कहां कहां होगा ये हमें नहीं पता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आज के बाद याद रखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर होना एक रैंडम प्रोसेस है, इसलिए वेरिएशंस आना भी एक, क्रॉसिंग ओवर होना एक, इसलिए वेरिएशंस आना भी एक रैंडम प्रोसेस है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अच्छे से? पक्का? तो क्रॉसिंग ओवर कैसा प्रोसेस? क्रॉसिंग ओवर कैसा प्रोसेस? रैंडम प्रोसेस। सही है बात? तो आप बताओ, दोनों में से क्रॉसिंग ओवर किसमें ज्यादा होगा? बोलो, हमें थोड़ी पता है। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब बताओ नेक्स्ट फेज कौन सी है? डिप्लोटीन में क्या होता है? बोलो, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और अगर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? डिसॉल्व। तो इसका मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे पर क्या हो गए थे? भाई आकाश, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ये गाइज वाइज वाला काम छोड़। हाँ, वो सबको आकाश लिख रहा है कि हेलो गाइज। वाह जी वाह। फोकस कर पढ़ाई पे। एडमिशन तूने पढ़ाई करने के लिए लिया है, चैट बॉक्स में हेलो गाइज करने के लिए नहीं। चलो, एक तो जब से ऑनलाइन शुरू हुआ, कोविड क्या आया, सबको लगने लग गया कि बस नकली दुनिया को असली समझ के बैठे हैं सब। बताओ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। सही है बात या नहीं? और जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तो आप बताओ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल खुलेंगी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ओपन हो जाएंगी। सही है बात या नहीं? लेकिन जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होगी, तो उन जगहों पर डीएनए बोलो चिपका हुआ रह जाएगा जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है। मैं इसको क्लियर करता हूं आपको बढ़िया से। आप ये समझना कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का मतलब होता है उलझना, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद डिसोल्यूशन होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, तो आप बताइए, जिन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर क्या हुआ होगा, वो जगह क्या रहेंगी? चिपके हुए रहेंगे दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या रहेंगे? चिपके हुए रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? देखो, जिन जगहों पर क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर चिपके हुए हैं, वहां पर बोलो डीएनए का एक्सचेंज हुआ है। जो रेड वाला क्रोमोसोम है ना, उसके पास येलो का डीएनए है। बोलो, किसका डीएनए है? और जो येलो वाला क्रोमोसोम है, मतलब डी क्रोमेटिड है, उसके पास रेड वाले का डीएनए। इन जगहों पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, देखो आप। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो बोलो, जिन प्लेसेस पर क्या हुआ है,
वहां डीएनए क्या रहेगा, चिपका हुआ। इसको ऐसे समझो आप, भाई अपने पास ना ये डीएनए था, इसके ऊपर ये उलझे हुए थे, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर बोलो क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो इधर का डीएनए इधर और इधर का डीएनए, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल खुल गई। सही है। ये नोड्यूल बनी कब थी, जब इसमें क्या प्रेजेंट था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हाँ या ना। अब आप बताओ कि जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, क्या होगा, डिसॉल्व होगा। सही है बात या नहीं। तो डिसॉल्व होते टाइम बोलो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल तो खुल जाएंगी। सही है बात या नहीं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस जगह पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपने खोली थी ना, वो हिस्सा उलझा हुआ रह गया। भाई आप सोच के देखो ना, बहुत सारी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, उनमें से एक या दो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल को आपने सुलझा दिया और बाकी अपने आप सुलझी। किस वजह से, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के क्या होने से। तो जब वो सुलझेंगी तो जिसको हमने सुलझा दिया वो तो उलझ गई ना। नहीं समझ रहे मेरी बात। या तो ये होता कि क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, तो सारी अपने आप ही खुल जाती, जैसी बनी थी वैसे खुल जाती, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने की वजह से। लेकिन जिस जगह पे हमने क्या कर दिया, सुलझा दिया, जिस जगह पे हमने क्या कर दिया, सुलझा दिया, तो बाकी सब जब क्या होंगी, सुलझेंगी, तो वो हिस्सा जो हमने रिकॉम्बिनेज एंजाइम से सुलझाया वो उलझ जाएगा और वहां पर डीएनए एक दूसरे से क्या रहेंगे, चिपके हुए रहेंगे। यस और नो, यही हो रहा है। आप देखो कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन डीएनए कितनी जगहों पर चिपका हुआ है, 1 2 3 4। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर कितनी जगहों पे हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल 10 थी लेकिन क्रॉसिंग ओवर 4 पे ही हुआ है। हाँ या ना। इसका मतलब डिप्लोटीन फेज में जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जो इंटरवाइंड थे वो ओपन हो जाते हैं, अनटेंगल हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं। लेकिन जिन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पर डीएनए चिपका हुआ रहता है, वहां पर डीएनए चिपका हुआ रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी, आप देखो, इस एक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें, इस एक स्ट्रक्चर को आप बाहर निकाल के देखो तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगी यूं। एक तो ये है क्रोमेटिड और दूसरा ये है क्रोमेटिड। सही है। फिजिक्स पढ़ते हो ना, सर क्या कहते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, देखो ये एक्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है नहीं दिख रही, दिख रही है, तो बस इसी को क्याजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्याजमेटा। क्याजमा लिख देते हैं, क्याजमेटा, क्याजमेटा एक को और क्याजमा सबको। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। तो आप बताओ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जितनी बनती हैं, क्या सब पर क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, बोलो हाँ, हो सकता है। हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। सही है बात या नहीं, हाँ या ना। तो आप बताओ कि जितने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल उतने ही क्या बन सकते हैं, क्या मेटा बन सकते हैं। लेकिन क्या उतने बने हैं अभी, नहीं। इधर 10 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल थे, 4 बनाए। इधर 4 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, 6 रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल थे, 2 बनाए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो बोलो नंबर ऑफ क्याजमेटा इज इक्वल टू साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर अकर्स। सही है बात या नहीं। क्रॉसिंग ओवर अकरिंग साइट कौन हो गया, क्याजमेटा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो प्लेस है जहां, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो, अच्छे से, पक्का। बढ़ू मैं आगे, डिप्लोटीन समझ में आई है आपको। अब डिप्लोटीन का कैसे पता चलता है कि शुरू हो गई, तो बोलो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल खुल जाती है। लेकिन जिन जगहों पर क्या हुआ है क्रॉसिंग ओवर, वहां पर डीएनए एक दूसरे से क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। सही है बात या नहीं। और जहां डीएनए आपस में एक दूसरे से क्या रहे, वही प्लेस क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर वाला प्लेस होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे,
क्याज मेटा बोलेंगे। सही है बात या नहीं? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई आपस में डीएनए के अंदर मतलब थोड़ी बहुत बॉन्डिंग रहती है, उलझे हुए हैं आपस में। मतलब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में तो काफी उलझ गया था, यहां सिर्फ एक चक्कर है बस। आई कार्ड एक बार और दे दो बेटा। ये वाली कंडीशन है कि भाई जैसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में तो ये था, समझ रहे हैं, इसलिए इसको काट के खोलना पड़ा हमें। और इसमें क्या है कि उलझन बस इतनी है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की तरह नहीं है। तो इसमें आप देखो, ये समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसको क्या बोल रहे हैं? क्याज मेटा। और इसको क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, पक्का? तो नंबर ऑफ क्याज मेटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ द साइट अकरिंग क्रॉसिंग ओवर। यस और नो? अच्छे से, अच्छे से। बढ़ू आगे? आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या सारा थ्योरी में लिखा है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हर बात। लेकिन डायग्राम एक नहीं बनाया एनसीईआरटी ने। अपने सारे डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। अगर समझ आएगी तो बढ़िया बात है। अब आप बताइए क्याज मेटा ओपन होंगे? क्याज मेटा ओपन कैसे होंगे? पेन दे दूंगा। ये है बोलो क्याज मेटा, एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये है चिपके हुए। सही है? यहां से आपको लगता है कि यूं हो जाते हैं? बोलो यूं नहीं होते। ये ऐसे है कि भाई इधर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो ये वाला हिस्सा तो मान लो सेंट्रोमियर, और ये वाले हिस्से मान लो टीलोमियर एंड। ये क्रॉस है, तो ये क्रॉस यूं जाता है। अभी देखो क्रॉस किस तरफ था, लेकिन अभी धीरे 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 क्रॉस खिसकता जा रहा है, तो एंड की तरफ जा रहा है, देखो आप। और यहां से ओपन हो जाएगा। मतलब टर्मिनलाइजेशन कहते हैं इसको। क्याज मेटा ओपन होते हैं खिसकते हुए, यूं नहीं, यूं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो ट्रेलिंग और द ओपनिंग ऑफ क्याज मेटा लाइक एज जिपर। वो है क्या पाउच जिसमें पेन वेन रखते हो आप लोग? हाँ बेटा वो दे, इसमें सामान ज्यादा है। ये देखो, ये वाली कंडीशन है कि ये दोनों जो चेन है ना, ये और ये, बोलो ये क्रोमेटेड है, और जिस जगह पे ये चिपके हुए हैं ना, ये जिपर है, क्याज मेटा। सही है? आप क्रोमेटेड को क्या करते जा रहे हो दूर, और क्याज मेटा खिसकता जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसका मतलब जिस जगह पे ये चिपके हुए हैं वो क्याज मेटा है, और जैसे जैसे इसको क्या करते जा रहे हो, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ओपनिंग ऑफ क्याज मेटा लाइक एज द जिपर, खिसकता है। और जैसे जैसे ओपन होता जाएगा तो क्रोमेटेड क्या होते जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। मतलब जो चिपके हुए हैं वो अलग हो जाएंगे। यस और नो? तो सेंट्रोमियर टू टीलोमियर ये ओपनिंग होती है, सेंट्रोमियर टू टीलोमियर ये ओपनिंग होती है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो ये क्रोमोसोम अब कंडीशन बैठेगी ऐसी। जब सारे क्यास्मेटा ओपन होते हैं तो क्रोमोसोम्स जो हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पूरी तरह से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। लेकिन किनारों पर याद रखना चिपके हुए रहते हैं। मतलब क्रोमेटिड ओपन तो हो गए हैं, लेकिन किनारे से क्या है अभी? किनारे से अभी भी क्या है? चिपके हुए, यूं पूरी तरह से अलग नहीं हुए। क्यास्मेटा सारे खुल गए। क्या बोलोगे? क्यास्मेटा तो सारे खुल गए, लेकिन किनारों पर अभी भी क्या है? चिपके हुए हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। और इसमें क्या है कि रेड का डीएनए किसके पास है, और येलो का डीएनए? ये वाली कंडीशन है। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से।
फिर दूसरी बात ये ऐसे समझो कि भाई जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहां से डिसॉल्व होना शुरू हुई थी ना, तो यहां बताओ अभी डिसॉल्व हो रही है, हुई नहीं है? सही है बात या नहीं? और ईआर और गोल्जी बॉडी भी डिसॉल्व हो रहे हैं, अभी हुए नहीं है। सही है बात या नहीं? इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले से ज्यादा डिसॉल्व है, और ईआर और गोल्जी बॉडी भी इधर बोलो काफी डिसॉल्व हो गई, और यहां तो डिसॉल्व भी हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है बात या नहीं? ईआर और गोल्जी बॉडी के कंपोनेंट भी बस डिसॉल्विंग पे ही थे, और इधर भी काफी डिसॉल्व हो गए। सही है। स्पिंडल फाइबर की अगर बात करो तो बोलो सेंट्रियोल्स जो हैं डुप्लीकेटेड वो थोड़े दूर चले गए हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर चले गए हैं जाइगोटीन में, क्योंकि प्रोग्रेसिव फेज है ना ये तो। उसके बाद बात करें तो बोलो जब आई पेकाइटिन तो और दूर चले गए, क्योंकि स्पिंडल फाइबर और ज्यादा बन गए होंगे इसमें। सही है। और जब आई कौन सी फेज? डिप्लोटीन, तो बोलो ये और भी दूर चले गए। प्रोग्रेसिव प्रोसेस याद करना है हमें। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये क्रॉसिंग ओवर और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन और ये सब काम चल रहा है, बोलो स्पिंडल फाइबर भी बन रहे हैं। और फाइनली जब फेज कौन सी आती है? डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में आप बताओगे कि जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल्स पर चले गए हैं। सही है बात या नहीं? और उनके बीच में फॉर्मेशन स्पिंडल फाइबर्स का भी कंप्लीट हो गया है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो आप बताइए कि जैसे जैसे आप लेप्टोटीन से जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस की तरफ चल रहे हैं, क्रोमेटीन का कंडेंसेशन भी चल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब भी हो रही है, सेल ऑर्गेनल डिसॉल्व भी हो रहे हैं, और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और प्रोफेज वन कंप्लीट होते होते ये सारे काम पूरे हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ क्या हो जाता है, और सबसे आप ये भी याद रखना कि पांचों फेजेस में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? पेकाइटिन फेज में। कहां पर लगता है? पेकाइटिन फेज में। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी ने ना एक लाइन लिखी है कि इन सम, पढ़ा दूंगा मैं, इधर ऊपर गर्दन है तुम ऊपर रखो, इन सम वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स, कुछ एग्जांपल है एक्सेप्शनल केस जिनके अंदर क्या होता है कि मियोसिस के दौरान सेल डिप्लोटीन तक आती है, और फिर कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक डिप्लोटीन में ही रहती है, और सेल साइकिल आगे डिप्लोटीन से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स के अंदर। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे पता चलेगा कि ओवरी फॉर्मेशन जब होता है तो बिफोर बर्थ ओवरी के अंदर जो उसका मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसमें कितनी एग सेल बनेगी ये बिफोर बर्थ ही डिसाइड हो जाता है। बिफोर बर्थ जो ओवरी की सेल्स हैं जिनसे किसको बनना है, एग सेल्स को, वो आकर कहां रुक जाती हैं? डिप्लोटीन में। यस और नो? और उसके बाद हम कहते हैं आफ्टर बर्थ 12 से 13 साल तक ये कहां पर रहते हैं? डिप्लोटीन में ही रहते हैं। फिर उसके बाद पर 28 डेज पर ये एक एक सेल यहां से हर एक ओवरी से डिप्लोटीन से ही आगे मियोसिस डिवीजन को रनिंग करती है, और एग सेल बनकर फिलोपियन ट्यूब में आती है। ये सारी कहानी आपको वहां समझ में आएगी। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये एक्सेप्शनल केस है, ये जनरलाइज केस नहीं है। जनरलाइज तो अगर पूछा जाए ना कि भाई पांचों में सबसे लंबा कौन, पेकाइटिन, सही है बात या नहीं? लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे एक्सेप्शन के बेसिस पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फिर आप बताएंगे कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में, कुछ में, सब में नहीं, ये डिप्लोटीन कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक भी चलती है। आप एक बार प्रोफेज वन देखिए बच्चे, एनसीईआरटी खोलिए अपनी, प्रोफेज वन। मैं पढ़ता हूँ बच्चे, मेरे साथ पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये जरूरत ही नहीं, मैं इसमें खोल दूँ। देखो क्या कह रहा है कि भाई मियोसिस वन में प्रोफेज वन of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में इतना कुछ नहीं था।
सही है बात या नहीं? फिर कह रहे हैं इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल। अब उसमें पहली फेज का नाम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एग्जैक्टली। ड्यूरिंग लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बारे में बेटा एनसीईआरटी पढ़ ले, जिसके मुंह पे काला मास्क है। हाँ, कल तो उधर वाले बेंच पे बैठा था, वहां मतलब एडवांटेज ले रहा था, आप इधर बैठ के ले रहा है, ऐसे मत कर। है, आया ही नहीं था, देख ले, खतरनाक और भी हो गया तू तो। ऑनलाइन पढ़ते हैं आप, कल पढ़े थे तो एक एक के साथ है सब सदे, दिमाग में डाल ले बात। दो दो नाव पे एक साथ सवार रहेगा तो कैसे काम चलेगा? ये सिस्टम जो ऑनलाइन वाला है ये उन बच्चों के लिए रखा गया है जिनको यहाँ नहीं आना था, घर से पढ़ना था, तो वो पढ़ सकते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो मेरे को केवल घर से पढ़ सकते हैं मेरे साथ। समझ रहे हैं मेरी बात यार? मैं उनके साथ केवल लाइव क्लास के दौरान होता हूँ। आपके साथ एडवांटेज ये है कि आप अगर क्लासरूम में आते हैं तो डायरेक्ट मुझसे फेस टू फेस क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को ध्यान में रखते हुए चलिए आप। तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट द लेप्टोटीन। बस इतने सी है, लेप्टोटीन खत्म हो गई। इसके बाद जाइगोटिन की बातें शुरू हो गई। फिर कह रहे दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ इज कॉल्ड। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट द पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। सही है बात या नहीं? आगे बढ़ेंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होता है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखते हैं तो जिस जगह पे क्रोमोसोम आपको जिस स्ट्रक्चर में दिखता है उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप के लिए स्लाइड होती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए माइक्रोग्राफ आपको याद करना है, ठीक है? ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस अकम्पेन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ। ये देखो ना, ये सिनेप्सिस हुआ किसकी वजह से? क्लियर है बात या नहीं? द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ द सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज और टेट्राड। अब यहां ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में बाइवेलेंट तो किया गया है बोल्ड, लेकिन टेट्राड नहीं किया गया। पूछो क्यों? क्योंकि बाइवेलेंट बनता कब है? सिनेप्सिस के टाइम पे, जाइगोटीन फेज में। बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम है और क्रोमेटिड कितने हैं? लेकिन वो चारों क्रोमेटिड अलग अलग दिखते नहीं क्योंकि उलझे हुए हैं। सही है बात या नहीं? तो टेट्राड बनता कब है और टेट्राड के चारों क्रोमेटिड दिखते कब है? क्योंकि पैकाइटिन में देखो, जो उलझ गए वो नॉन सिस्टर और जो सुलझ गए वो सिस्टर, और आप चारों क्रोमेटिड काउंट कर सकते हो। इसका मतलब जाइगोटीन में टेट्राड बनता है लेकिन दिखता, इसलिए उन्होंने क्या नहीं किया, इसको बोल्ड नहीं किया। पढ़ के देखो। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द, और नेक्स्ट स्टेज का नाम क्या है? पेकाइटिन। और पेकाइटिन में सारे क्रोमेटिड अलग अलग दिखने लग जाते हैं क्योंकि नॉन सिस्टर उलझ गए और सिस्टर। आगे बढ़ो। द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज वन आर रिलेटिवली कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज। मैंने बोला अभी आपसे कि अगर आप पांचों को कंपेयर करो तो सबसे लंबी कौन है? जनरलाइज बात बोल रहा हूं, सही है बात या नहीं? फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज फोर क्रोमेटिड्स of each bivalent chromosome become and clearly appears as tetrad, clearly appears as tetrad। clear है बात आपको? this stage is characterized by the appearance of the recombination, the site at which crossing over between non-sister chromatids of the homologous chromosome। clear है ये बात आपको? yes और no? हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी एनसीईआरटी खोल के बैठेंगे साथ में। बच्चे मैं भी पढ़ रहा हूं तो तुम भी पढ़ो। क्या नहीं समझ आया? क्या? हाँ, तो सही बात है, जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनती है तो क्रॉसिंग ओवर होती कहाँ है? और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में सिस्टर क्रोमेटिड में रिकॉम्बिनेशन होता है या नॉन सिस्टर में? तो यही तो लिखा है, लाइन पढ़ो ना आप। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन nodules, the site at which crossing over between non-sister chromatids of the homologous
chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic between two homologous. Crossing over is also an, and the enzyme involved is called as, कल भी बात हुई थी, आज भी करके जा रहा हूं ये बात. Crossing over leads to the recombination of genetic material on the two, and recombination between homologous chromosome is completed by the end of, अब जैसी एंड ऑफ पेकाइटिन होगा ना, तो लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. सही है बात या नहीं? अब बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन, डिप्लोटिन कैसे शुरू होगी? इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. सही है बात या नहीं? और जैसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिसॉल्व होगा. तो डिसॉल्व होते ही, नहीं बोलो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल खुलेंगी. सही है बात या नहीं? एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स of the bivalent to separate from each other, separate from, except at the site of crossover. इसका मतलब ये ओपनिंग तो हो जाएगी, लेकिन उन जगहों को छोड़कर जहां पर क्रॉसिंग ओवर. सही है बात या नहीं? यही डाउट आ रहा था तेरे को, हो गई ना क्लियर बात? तो आप बताइए कि जब नेक्स्ट फेज होती है डिप्लोटिन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डिसॉल्व. तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो जाती हैं ओपन, लेकिन ये उन जगहों से अलग नहीं हो पाते जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसलिए लिखा है एक्सेप्ट द साइट ऑफ, एंड दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज. समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से. नेक्स्ट, इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर द मंथ ऑफ ईयर्स. मंथ और ईयर्स. अभी मैंने आपको बताया है कि जनरलाइज बात तो यह है कि पेकाइटिन सबसे लंबी है, लेकिन अगर यह आ जाता है कि इन ऊ साइट ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स, तो फिर आपको आंसर क्या करना पड़ेगा. सही है बात या नहीं? बेटा पढ़ाई कर ले यार, बाद में तू काउंटर पे आके मुझे कहेगा कि मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन मुझे पता नहीं चलता क्या चल रहा है. ऐसे को कर रहा है. क्या कह रहा है पेकाइटिन का? नहीं नहीं, ड्यूरेशन किसी का भी फिक्स नहीं है बच्चे, ड्यूरेशन किसी का भी फिक्स नहीं है. तू यहां से घर गया कभी बाई ट्रेन या बाई कार? बाई ट्रेन. ट्रेन कितने घंटे लेती है जब एप्लीकेशन में तू मतलब सीट बुक करते टाइम देता है उसमें टाइम, है बेटा? तो हमेशा तो पूरे 24 घंटे में पहुंचता है, कम ज्यादा नहीं होता कभी. तो बस वही बात है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, इसमें कुछ फिक्स नहीं है. लाइनें हम बनाते हैं अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, ये पहले क्लियर कर चुके हैं हम, है ना? द फाइनल स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज 1 इज, एंड दिस इज मार्क बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्याजमेटा. और टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या है, बोलो, ओपनिंग ऑफ क्याजमेटा. सही है बात या नहीं? क्या बोलेंगे? ओपनिंग ऑफ क्याजमेटा. तो क्याजमेटा की ओपनिंग को क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन. ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द क्रोमोसोम आर फुल्ली and meiotic spindles is assembled to prepare the homologous chromosome to, by the end of dikinesis nucleolus, nuclear envelope. और बच्चे डाइकाइनेसिस को भी हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 मानते हैं, और अब हम मेटाफेज 1 पे आएंगे. यहां तक तो प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ. प्रोफेज 1 में कोई दिक्कत? सारी बातें समझ में आई हैं? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्या उनको भी समझ आया है? अगर हाँ तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ईश्वर, नीतू, विवेक, चेतन, रोहित, सबको. आकाश ने भी यस सर लिखा है. ये वही आकाश है जो हेलो गाइस वाला था, नहीं? कोई बात नहीं, गलतियां करके सीखता है इंसान. कौटिल्य को भी समझ आ गया. आगे बढ़ते हैं जी. ये वाला तो मैं डिलीट ही कर देता हूँ. काम की बात दोबारा शुरू करें.
भाई खुसर पुसर नहीं चलेगी, है ना। देखो भाई, ये तो थी इंटरफेज वन। नहीं नहीं, इंटरफेज वन, जिसमें G1 S और G2 तीनों फेजेस आई। साइटोप्लाज्म में ग्रोथ भी हुई और डीएनए का रेप्लिकेशन भी हुआ। सही है बात या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हम शुरू करेंगे, उस स्टेज का नाम क्या है? प्रोफेज वन, सबसे पहले तो अभी अभी पढ़ के आए हैं हम। सही है बात या नहीं। प्रोफेज वन के बाद क्या आएगा? हम कहते हैं मेटाफेज वन आएगा। ये कौन सी फेज है? प्रोफेज वन पढ़ेंगे पहले हम। प्रोफेज वन के बाद पढ़ेंगे किसको? भाई तो इतना टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा हमारा। हाथ से बनाते हैं। बोलो ये फेज कौन सी? देन, देन, और फिर, और टीलोफेज वन से पता है क्या होगा? बोलो दो डॉटर सेल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? दो डॉटर सेल बन जाएंगी। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो इसको मैं बोल रहा हूं, बोलो प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, और टीलोफेज वन। और मियोसिस वन की दो डॉटर सेल बन गई है यहां पर। ठीक है। अब प्रोफेज वन बोलो, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम। हमने कहा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनकी पेयरिंग हुई, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, और वो अपने किनारों पर चिपके हुए रह गए। सही है। अभी अभी बोला है हमने कि वो अपने किनारों पर चिपके हुए होते हैं बस। सही है। और आप बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट फेज भी यही थी जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही थी। प्रोफेज वन में 5 सब फेजेस के साथ इसको हम पढ़ के आए हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ या ना? अब शुरू करते हैं मेटाफेज को। आप बताइए। हाँ जी। भाई सेंट्रोमियर पे आएगा तो सेंट्रोमियर पे तो ऑलरेडी चिपके हुए हैं ना क्रोमोसोम यार। अलग कैसे करेगा? मेरे को ये बता कि क्रोमोसोम्स को मुझे अलग करना है या और उलझाना है। तो अगर तो और उलझाना है तो तू सेंट्रोमियर की तरफ आ, और अगर तेरे को सुलझना है तो टीलोमियर की तरफ जा, क्योंकि सेंट्रोमियर पे तो ऑलरेडी प्रोटीन डिस्क चिपकी हुई है। हाँ मैंने कहा ना, बाहर की तरफ खुलते हैं, एंड्स की तरफ, क्योंकि एंड से ही अलग हो सकते हैं। अंदर की तरफ आएंगे तो और उलझ जाएंगे। और ये मैं नहीं करवा रहा, इवोल्यूशन में क्रोमोसोम ने अपना बिहेवियर ऐसा ही दिखाया जिसको हम स्टडी करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो प्रोसेस ऐसे होता है, लेकिन कहां कहां होता है ये नहीं हमें पता। कहां कहां, ये हमें, ये किसी को भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। हाँ लेकिन जेनेटिक्स पढ़ते टाइम एक अच्छी, मैं कह रहा हूं ना, बातें बहुत सारी हैं अपने पास, लेकिन सारी बातें यही नहीं बोलनी। लेकिन जिसको मियोसिस आता है उसको जेनेटिक्स अच्छे समझ में आती है। और जेनेटिक्स में पढ़ोगे कि क्रॉसिंग ओवर जो है ना,
दो क्रोमोसोम है जिसमें जीन 50 100 है, मान लो 100 इसमें 100 इसमें, तो मैक्सिमम एक्सचेंज 50 जीन का हो सकता है बस। ये फिक्स है कि मैक्सिमम कितने जीन क्रॉस कर सकते हैं, 50, इससे ज्यादा नहीं। तो 50% होता है क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम अगर देखें तो दोनों एंड पे जाएगा ये। इधर इधर वाले जो, जैसे मैंने क्रोमोसोम बनाया यूं, सही है, ये सेंट्रोमियर है, तो यहां पर जो दूसरा क्रोमोसोम होगा वो भी तो क्याजमेटा यूं बनाएगा ना। तो क्याजमेटा इधर भी है, इस हिस्से में भी और इस हिस्से में भी। ये इधर की तरफ खुलेगा, ये इधर की तरफ खुलेगा। क्लियर है? चलो यहां तक दिक्कत तो कोई, बढ़ू फिर मैं आगे। अब बताओ क्रोमोसोम अपने किनारों पर क्या है, सही है बात या नहीं? तो चिपके हुए जो क्रोमोसोम है ना, ऐसे के ऐसे बोलो पेयर में ही, जैसा क्रोमोसोम है ना अभी, ऐसा का ऐसा क्रोमोसोम बोलो पेयर में ही आकर अरेंज हो जाता है, कहां पर? इक्वेटर पे। क्रोमोसोम का पूरा पेयर, यूं, समझ रहे हैं? और इनको इधर लेके कौन आया? बोलो सर, इनको इधर लेकर आए हैं कौन? स्पिंडल। क्योंकि स्पिंडल फाइबर तो डाइकाइनेसिस तक आते आते बन गए थे, और मेटाफेज 1 में ये स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे किस पे? सही है बात या नहीं? और काइनेटोकोर पे जुड़ के इनको कहां ले आएंगे? हाँ, इक्वेटर पर। कहां पर ले आएंगे? इक्वेटर पर। सही है बात या नहीं? लेकिन इस बार जो इक्वेटर पे क्रोमोसोम आए हैं ना, वो एक सिंगल लेन में नहीं है। मेटाफेज में याद करो क्रोमोसोम एक सिंगल लेन में अरेंज होते हैं, हाँ या ना? लेकिन यहां कैसे हैं? पेयर में आकर अरेंज हुए हैं। तो आप बताओ, अगर ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम है 46, तो हम कहते हैं 23 पेयर्स। तो अगर आपको पता चला कि ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं, तो ये पेयर्स का पता कब चला होगा आपको? मेटाफेज 1 में। आपको माइटोसिस से कभी नहीं पता चलता कि क्रोमोसोम कॉपी में है या सिंगल कॉपी है या दो कॉपी है, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती ही नहीं है। तो सेल डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, क्रोमोसोम पेयर में है या सिंगल है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा डिवीजन पढ़ना पड़ता है? मियोसिस पढ़ना पड़ता है, जिसमें मेटाफेज 1 में आके आपको पता चलता है, या प्रोफेज 1 में आपको पता चलता है कि क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है। और हालांकि अगर प्रोफेज 1 में पता चले, तो प्रोफेज 1 में कौन सी फेज में पता चलेगा? जाइगोटिन में। जिन क्रोमोसोम्स के बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, वही तो पेयर के होंगे, वही तो एक दूसरे की कॉपी होंगे, हाँ या ना? तो आप बताइए, माइटोसिस में पता चलता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन मियोसिस में पता चलता है कि डिप्लॉयड है या, समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। फिर फेज कौन सी आई? एनाफेज 1 में आप बताइए कि क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ। क्रोमोसोम का और पूरा का पूरा दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, पूरा का पूरा दो क्रोमेटिड वाला अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गया। कि पेयर में क्रोमोसोम कितने थे? दो। उसमें से एक क्रोमोसोम तो चला गया इस पोल पे, ग्रुप में से। कौन लेके गया? और एक उधर वाले पे, एक इधर वाले पे। इसका मतलब टोटल चार थे, उसमें से दो उधर दो इधर। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? ह्यूमन सेल में टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? तो आप बताओ, 23 यहां अरेंज होंगे और 23 यहां, हाँ या ना? और एनाफेज में क्या होगा? 23 इधर और 23। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था, क्या बोलोगे आप? जल्दी आ गया तो। बहन कहां है तेरी? अच्छा, तू लेट और वो सुपर लेट, मतलब ये है। होमोलोगस क्रोमोसोम आकर कैसे अरेंज हुए?
पेयर में। कैसे? पेयर में। उसमें से एक क्रोमोसोम एक पोल पर और दूसरा क्रोमोसोम, बोलो, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में एक क्रोमोसोम का एक पोल पर और दूसरे क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है ना बच्चे, इस मूवमेंट को कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? या कहते हैं सेग्रीगेशन। और ये बताइए सेकंड लॉ है मेंडल का। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता। क्योंकि आप बताइए कि अगर मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर मेटाफेज वन में आकर अरेंज हुआ है इक्वेटोरियल प्लेट पर, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में से दोनों क्रोमोसोम का अलग अलग होना जरूरी है। अलग होंगे ही होंगे, वो तो एक एक एंड पे जाएगा दूसरा। अगर हाँ ऐसा ना हो तो बोलो नॉन डिसजंक्शन हो जाता है और सिंड्रोम्स बनते हैं। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि कंडीशन ये भी हो सकती है, कभी कभी हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो टोटल क्रोमोसोम कितने थे? चार। उसमें से दो इधर जाने थे और दो, अब हुआ क्या कि एक इधर गया और तीन इधर आ गए, क्योंकि इनमें प्यार ही बहुत है, छोड़ा ही नहीं इन्होंने एक दूसरे को। ऐसा बहुत रेयर होता है बच्चे, लेकिन ऐसा हो जाए तो सिंड्रोम्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ह्यूमन सेल के बारे में सोच के देखो, एक गैमेट बनेगा 22 वाला और एक बनेगा 24 वाला। बनना चाहिए था 23-23 वाली सेल, लेकिन एक में होंगे 22 और एक में होंगे, अब 24 वाला 23 वाले से जाके मिलेगा तो 47 क्रोमोसोम, और 22 वाला 23 से मिलेगा तो 25 क्रोमोसोम, तो 45 क्रोमोसोम। तो 46 से कम होना भी सिंड्रोम, 46 से ज्यादा होना भी सिंड्रोम। इसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे हम कहते हैं कि इसका कोई एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन नॉन डिसजंक्शन को इसका एक्सेप्शन माना जा सकता है, ऐसा आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये सेकंड लॉ था सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? बिल्कुल, आगे बढ़े। नेक्स्ट फेज कौन सी है? अब आप यहां तक ध्यान देना मेरी बात पे कि भाई प्रोफेज वन की बात करो। आप बताओ यहां एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए है? क्रोमोसोम दो डीएनए वाला ही होता है, क्योंकि एस फेज के बाद ही बनते हैं। हाँ या ना? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बोलो? एक, दो, तीन, चार। चार क्रोमोसोम है, लेकिन कितने पेयर हैं? तो बोलो 2n = 4। और एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने? तो बताओ एक पेयर में डीएनए कितने? तो बताओ डीएनए की अमाउंट कितनी? सही है बात या नहीं? अरे इसको जगा यार। सोने वाले टाइम पे क्या करता है हीरो तू? रात का टाइम होता है सोने का, है ना? और तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा कोई काम तो है ही नहीं। एक कपड़े भी धुलने पड़ते हैं तुम्हें, खाना भी बनाते हो गया। हाँ, घर वालों ने आपको रूम ही ऐसे लेके दिए हैं हॉस्टल्स के अंदर, जो आपके लॉन्ड्री का काम भी करते हैं, सफाई वाली भी आती है, और खाना भी आपका मैस से आता है। आपको कुछ करना ही नहीं है पढ़ाई के अलावा। कुछ और करना है क्या? बोलो, ज्यादा सहूलियत मिल गई इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम। सही है बात या नहीं? यस और नो? बैठ बैठ, एंड्रॉइड फोन होगा तेरे पास पक्का, है ना? बता, है या नहीं है? बैठ, फिर रात को कम चलाया कर फोन। मेटाफेज वन में आओ आप। तो मेटाफेज वन में भी बोलो एक क्रोमोसोम दो डीएनए है। हाँ या ना? क्रोमोसोम कितने? एक। और डीएनए कितने? दो। सामने दिख ही रहे हैं आपको। टोटल क्रोमोसोम कितने? तो वही 2n = और डीएनए की अमाउंट, क्योंकि एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने? तो आप बताओ, दो क्रोमोसोम ये और दो क्रोमोसोम ये, तो इन दोनों में डीएनए कितने? और इसमें भी डीएनए कितने? इसका मतलब हर एक डीएनए की चार कॉपीज है। समझ आ रही है बात?
हाँ या ना, पक्का है ना। फिर आओ किसमें, अब ना माइटोसिस की एनाफेज अगर आपको याद हो ना, तो उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और एक क्रोमोसोम में डीएनए एक रह जाता है। लेकिन बोलो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर तो स्प्लिट हुआ ही नहीं, सेंट्रोमियर तो स्प्लिट हुआ ही नहीं। माइटोसिस में तो ये था कि जो क्रोमोसोम था ना यूं, तो उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होने से दोनों डीएनए अलग अलग हो गए थे, एक डीएनए ऊपर और एक डीएनए। यहां बोलो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सेंट्रोमियर तो स्प्लिट हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां क्रोमोसोम अभी भी 2n=2 और डीएनए की अमाउंट 4c ही चल रही है। इसका मतलब मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए अमाउंट सेम है। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं और फिर उसमें से आधे इधर आधे इधर। सही है बात या नहीं, हाँ या ना। लेकिन यहां सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई। अब अगर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई तो इस एंड पर जो ये क्रोमोसोम आएगा और डीकंडेंस होकर क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, वो 2 डीएनए वाला होगा। कितने डीएनए वाला होगा, 2 डीएनए वाला होगा। सही है बात या नहीं। और इनके चारों तरफ फॉर्मेशन होगा किसका, बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सही है बात या नहीं। और यहां क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। इधर एक सेल बनेगी उसका न्यूक्लियस होगा, इधर एक सेल बनेगी और उसका भी न्यूक्लियस होगा। होगा या नहीं होगा, यस और नो। अब इसमें आप बताओ कि भाई एक तो ये क्रोमोसोम जिसमें 2 डीएनए, इधर ये एक क्रोमोसोम जिसमें 2 डीएनए। सही है, ऐसा इधर देखो। चलो, रोहित पूछ रहा है कि सर छोटी सी बात पूछ रहा हूं बिकॉज मैं भूल गया हूं कि क्रोमोसोम इक्वेटर से अपोजिट पोल की और किसकी हेल्प से जाएगा, स्पिंडल फाइबर की। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर काइनेटोकोर पर जुड़ते हैं और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो छोटे होने लगते हैं। अगर स्पिंडल फाइबर लंबा करना है तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल ऐड किए जाते हैं और स्पिंडल फाइबर अगर छोटा करना है तो उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल हटाए जाते हैं। और जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर छोटे होते जाएंगे तो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। यस और नो, हाँ या ना। अब आप टीलोफेज में आओ, तो टीलोफेज में इस डायग्राम को देखो और इसको देखो। यहां बताओ एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए हैं, 2 डीएनए। अब बताओ कितने क्रोमोसोम, इधर कितने क्रोमोसोम, तो बताओ हर एक की कॉपी एक ही है। पहले क्या था, 2 लंबे 2 छोटे, लेकिन अभी एक सेल के अंदर एक लंबा और एक, तो एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी, तो n=2। और एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने, तो इसका मतलब डीएनए की अमाउंट। सही है बात या नहीं। अब मदर सेल देखो, 2n=4 और डीएनए की अमाउंट। सही है बात या नहीं। यहां क्रोमोसोम नंबर तो हो गए हाफ, 4 से हो गए कितने, लेकिन हर एक में डीएनए डबल है अभी, हर एक में। आप देखो मदर सेल के अंदर एक क्रोमेटिन में डीएनए कितना था, मदर सेल में एक क्रोमेटिन में डीएनए कितना था। लेकिन मियोसिस 1 के बाद बनने वाली डॉटर सेल के अंदर बनने वाली एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने हैं, तो आप बताओ क्रोमोसोम में डीएनए की अमाउंट तो डबल है लेकिन क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो गए। सही है बात या नहीं। इधर वाली सेल को कंपेयर करो आप, तो बताओगे 1 क्रोमोसोम कितने डीएनए, 2 डीएनए ना। अब टोटल क्रोमोसोम कितने, 2। और डीएनए की अमाउंट क्या होगी, 2c। क्योंकि एक लंबा क्रोमोसोम उसमें डीएनए कितने, एक छोटा क्रोमोसोम उसमें डीएनए कितने,
तो एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने, तो एक डीएनए की कॉपी कितनी, क्रोमोसोम कितना, एक के लिए एन, एन नंबर इज इक्वल टू 2 और डीएनए की अमाउंट 2C। मदर सेल में डीएनए की अमाउंट 2C थी, यहां पर भी डीएनए की अमाउंट, मदर सेल में क्रोमोसोम के नंबर 2n थे, लेकिन यहां तो बोलो मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर तो क्या हो गए, लेकिन डीएनए अमाउंट सेम बना हुआ है। क्लियर है बात या नहीं, यस और नो, अच्छे से, पक्का, कोई प्रॉब्लम, समझ नहीं आया बोलो, जोर से बोल, क्या समझाऊं बता, वो तो सामने डायग्राम में दिख रहा है, तो डाउट बता ना। डी कंडेंस भी तो करना है, टीलोफेज में आके प्रोफेज का जस्ट अपोजिट होना शुरू होता है, तो क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं, लंबे और पतले, इसलिए डायग्राम थोड़ा अलग सा बनाया मैंने। फिर हम कहते हैं प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, गायब, टीलोफेज में फिर से बन जाती है, इसलिए न्यूक्लियस भी बनाया मैंने, है ना। बढ़े भी आगे, यहां तक प्रॉब्लम किसी को। हाँ जी, वैसे तो मेरे पढ़ाते टाइम पड़ोसी से बातें ज्यादा करती है, ऐसे नहीं, गर्दन मेरी उधर होती है, इसमें दिखता सब है, बताई थी मैंने पहले भी बात। हाँ, वो टॉपिक किसका है, जेनेटिक्स का, सिंड्रोम्स का, उस पर जाना ही नहीं है। अभी जनरलाइज क्या चल रहा है, मियोसिस। मैंने आपको ये बात बताई है क्योंकि बच्चा जब पढ़ते टाइम क्या करता है, इन चीजों से थोड़ा दूर भागता है, फिर वो उसको लगता है कि यार नहीं नहीं, मैंने तो, सर क्या बता रहे हैं डिसजंक्शन, मैंने तो नॉन डिसजंक्शन भी पढ़ा है। तो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको उस पर अभी फोकस करना ही नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अभी किस पे फोकस करना है, डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन पे, और सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे +4, क्योंकि सेल डिवीजन से तो नॉन डिसजंक्शन का क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना। तो कुछ और पूछ, फिर वही बात हो गई ना, मैं वही तो बोल रहा हूं तेरे से कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का हम बताते हैं कि जनरली कोई एक्सेप्शन है नहीं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर मियोसिस होगा और उनके होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते, ये फिक्स है, ये यूनिवर्सल हो गया, सही है बात या नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नॉन डिसजंक्शन भी हो जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब क्या होगा कि जेनेटिक्स पढ़ते टाइम टाइम वो आएगा, सिंड्रोम्स की बात आएगी या नॉन डिसजंक्शन की बात आएगी, तो जो भी सर आपको पढ़ा रहे होंगे, मैं पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए, तो वो कहेंगे बेटा वो डिसजंक्शन हुआ था ना एनाफेज 1 में, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। उसका उल्टा है, अब आपको अगर पता ही नहीं कि भाई डिसजंक्शन हुआ क्या था एनाफेज 1 में, तो आप नॉन डिसजंक्शन समझोगे कैसे। इसलिए मैंने बोला कि यहां मियोसिस में क्या समझना है, एग्जैक्टली नॉन डिसजंक्शन और उसकी सारी कंडीशंस कहां पढ़ोगे, जेनेटिक्स में, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात आपको सबको, हाँ या ना, अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं अब इससे। हम्म, अब ये जो लास्ट की दो सेल बनी है ना अपने पास, ये वाली, इनको बोलो डायड ऑफ सेल्स, क्या बोलोगे, डायड ऑफ सेल्स, हाँ डायड मतलब दो, ठीक है। इसमें आप बताओ, एक सेल तो ये है और दूसरी सेल ये है, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस में क्रोमेटीन कितने हैं, दो, इसमें एक लंबा क्रोमेटीन है जिसमें कितने डीएनए हैं, और एक छोटा क्रोमेटीन है जिसमें डीएनए कितने हैं, और सेम येलो कलर वाले के साथ होगा, इसमें एक छोटा बनेगा, और एक, अब काम की बात सुनना, एनसीईआरटी की एक ऐसी लाइन जिसको जनरली बच्चे मतलब मिस करते हैं और फिर बाद में काउंटर पे घूमते हैं कि सर ये पता नहीं क्या कह रही है लाइन, है ना, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं।
देखो, एक ना क्रोमेटिन फाइबर है इतना लंबा, बोलो शुरू के टाइम पे जब हम इंटरफेज 1 पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे उस टाइम पे, बोलो क्रोमेटिन फाइबर की लेंथ ये थी, पतला और लंबा फाइबर था क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन जब आप किस में आए, तो प्रोफेज में क्रोमेटिन का क्या हुआ, तो बताओ, क्रोमोसोम हो गया छोटा और मोटा। सही है बात या नहीं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में ये ऐसा रहा। टीलोफेज में जाके फिर से क्या हो गया, डीकंडेंस। अब आप दो बातें सोचो, अगर मैं क्रोमेटिन फाइबर को इतना ही दोबारा लंबा कर दूं जितना पहले था, तो मुझे मियोसिस सेकंड शुरू करना है और उसे फिर से क्या करना पड़ेगा। इसीलिए टीलोफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन ज्यादा नहीं होता। ज्यादा रीजन कि भाई इतना लंबा क्रोमेटिन था, उसको इतना सा क्या बना दिया, फिर उसके बाद यहां लाके अगर इतना लंबा करके फिर यूं करोगे तो टाइम क्या लगेगा। तो उन्होंने थोड़ा सा फील लिया बस, बोलो हल्का सा डीकंडेंस करके मियोसिस सेकंड शुरू कर दिया ताकि टाइम कम लगे। समझ रहे मेरी बात या नहीं? थोड़ा सा डीकंडेंस करके क्या कर दिया, मियोसिस 2 शुरू कर दिया ताकि टीलोफेज 1 का सिर्फ फील लिया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ताकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में टाइम क्या लगे। समझ पा रहे हैं बात, हाँ या ना? एनसीईआरटी में टीलोफेज 1 देखो आप, पेज नंबर 169 होगा। सही है? इसकी सेकंड लाइन है, ये ऐसी लाइन है जो बच्चों को समझ ही नहीं आती। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? पढ़ो क्या कह रहा है, ऑल दो इन मैनी केसेस, ऑल दो इन मैनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, सम मतलब थोड़ा, डिस्पर्जन मतलब फैलना, कि अंडरगो सम, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। जैसा कि वो इंटरफेज न्यूक्लियस में एक्सट्रीमली क्या था, एक्सटेंडेड था, पतला और लंबा प्रोटीन क्रोमेटिन फाइबर था, वो डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। इसी लाइन को आसान शब्दों में लिखा उसने, पूछो कब। नीचे देखो, मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड है और लाइन में क्या लिख रहा है कि प्रोफेज सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द, यूजुअली बिफोर, हाँ फुल्ली एलोंगेटेड, बिफोर फुल्ली एलोंगेटेड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो दोनों लाइनों का मीन एक जैसा ही निकल के आएगा कि ऑल दो इन मैनी केसेस क्रोमोसोम्स अंडरगो सम डिस्पर्जन, थोड़े से फैलते हैं, दे डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर इंटरफेस न्यूक्लियस। या फिर आप बताओ, मियोसिस सेकंड इनिशिएटेड आफ्टर साइटोकाइनेसिस बट बिफोर द क्रोमोसोम फुल्ली डीकंडेंस। यस और नो? बिफोर फुल्ली, कि वो फुल्ली डीकंडेंस हो उससे पहले क्या शुरू कर दो, ताकि मियोसिस 1 और 2 के बीच में टाइम क्या लगे, कम। समझ पाए बात या नहीं, हाँ या ना? अच्छे से। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी बातें समझ में आ रही है नहीं? चलो, ये हो गई बच्चे अपने पास डायड ऑफ सेल। कंडीशन कैसी है, बोलो n इज इक्वल टू 2 और डीएनए की अमाउंट 2c। ये सेल्स सबसे पहले जिस फेज में जाती हैं उस फेज को हम नाम देते हैं, बोलो इंटरफेज सेकंड। क्या नाम देते हैं, इंटरफेज सेकंड। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बोलो इंटर फेज सेकंड, या बोल सकते हैं बोलो इंटर काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो काइनेसिस का मतलब, और इंटर मतलब बीच में, तो मियोसिस 1 और 2 के बीच की फेज इंटरकाइनेसिस बोल दो या इंटरफेज सेकंड बोल दो। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसमें आपको याद करना है, बोलो इवेंट्स ऑफ G1
एंड G2, इसमें एस फेज नहीं आती। पूछो क्यों? बोलो एस फेज करवाई जाती है एक क्रोमेटिन में डीएनए को क्या करने के लिए? डबल। और डीएनए तो ऑलरेडी डबल है, बोलो हमारे पास एक क्रोमोसोम में पहले से ही क्या प्रेजेंट है? दो डीएनए है, तो बोलो डीएनए अमाउंट तो ऑलरेडी क्या है, इसलिए एस फेज लाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इस फेज में इंटरकाइनेसिस में आप बताएंगे कि G1 वाले इवेंट्स होंगे, G2 वाले इवेंट्स भी होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा? क्लियर है बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहली फेज आएगी, बोलो प्रोफेज सेकेंड, फिर आएगी मेटाफेज सेकेंड, फिर आएगी, फिर आएगी, और फाइनली बन जाएंगी कितनी डॉटर सेल? दो डॉटर सेल्स। आवाज नहीं बच्चों। अब सेम डायग्राम ना इधर चलाओ आप, इस वाली सेल से भी। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, और टीलोफेज सेकेंड। तो इसको शुरू करते हैं, बोलो प्रोफेज, प्रोफेज सेकेंड। सारी उम्र वन ही थोड़ी पढ़ना है बेटा अपने को। सेकेंड टू, वन बोला कोई इधर से? प्रोफेज वन कौन था? आप थे। हाँ, तो प्रोफेज सेकेंड, देन सेकेंड, देन समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और बोलो मियोसिस सेकेंड, कल भी बात हुई थी अपनी, सेम एज माइटोसिस। मियोसिस सेकेंड, तो पहले ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, ठीक है? ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो आप बताएंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, हाँ या ना? और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। सही है। फिर क्रोमोसोम्स बोलो इक्वेटोरियल प्लेट पर आएंगे, कितनी लेन बनेगी? एक या दो? एक, क्योंकि ये तो माइटोसिस है, माइटोसिस में क्रोमोसोम पेयर में होते ही नहीं। सही है बात या नहीं? और इनको इक्वेटोरियल प्लेट पर लाएगा कौन? स्पिंडल फाइबर्स। फिर एनाफेज कौन सी आई? सेकेंड। तो बोलो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, और जो क्रोमेटिड हैं उनको अपोजिट पोल पर लिया जाएगा। सही है। और इनको अपोजिट पोल पर लेकर कौन जाएगा? स्पिंडल फाइबर्स। और फाइनली इधर आप बताएंगे एक क्रोमेटिन फाइबर तो लंबा, और एक इधर लंबा, और इस एंड पर एक क्रोमेटिन फाइबर छोटा, और एक इस एंड पर क्रोमेटिन फाइबर छोटा, और इसके चारों तरफ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, और दो डॉटर सेल बनेंगी, दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। होगा या नहीं होगा? एक में क्रोमेटिन फाइबर इधर भी रेड वाला लंबा, इधर भी एक क्रोमेटिन फाइबर रेड वाला लंबा, और इधर येलो वाला एक छोटा, और इधर भी एक येलो वाला छोटा। यस और नो? और यहां जो कंडीशन बैठेगी ना बच्चे, इस कंडीशन में हम बताएंगे वन क्रोमेटीन इज इक्वल टू वन डीएनए। और देखो हर एक न्यूक्लियस के अंदर एन इज इक्वल टू टू कंडीशन आएगी, और एक क्रोमेटिन में डीएनए कितना? तो आप बताओ डीएनए के अमाउंट सी। तो मियोसिस सेकंड में बनने वाली दोनों डॉटर सेल के लिए एन इज इक्वल टू टू, और डीएनए की अमाउंट क्या रहेगी?
सेम कंडीशन आ गई आपके पास। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब चलते हैं मियोसिस सेकंड के लिए दूसरी सेल के साथ। दो सेल बनी थी ना डायड में मियोसिस वन से, तो एक से कितनी सेल बन गई? तो बताओ फिर दूसरी सेल से भी कितनी बनेगी? दो सेल बनेगी। सही है बात या नहीं? अब इसमें क्रोमोसोम येलो वाला तो हम लंबा लेके चलेंगे, और इधर ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है उसका डायग्राम छोटा बनाकर चलेंगे। सही है? तो बताओ प्रोफेज सेकंड के अंदर ये तो हो गया अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सही है? फिर आप बताइए कि मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स आकर अरेंज होंगे इक्वेटोरियल, और इनको इक्वेटोरियल प्लेट पर लाएगा कौन? स्पिंडल फाइबर्स। सही है? फिर एनाफेज सेकंड में splitting of centromere and both chromatids are separate from each other। सेम चलेगा ना? और इधर फिर इनको अपोजिट पोल पर लाएगा कौन? स्पिंडल। और फाइनली फिर आप बताएंगे कि भाई इधर एक लंबा क्रोमेटिन, इधर एक लंबा क्रोमेटिन, और ये रेड वाला ये, और ये। सही है बात या नहीं? और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके भी चारों तरफ। और फाइनली कितनी सेल बनेंगी? इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस। इसमें एक क्रोमेटिन फाइबर लंबा, इसमें भी एक लंबा, इसमें एक क्रोमेटिन फाइबर छोटा, और इसमें भी एक। तो आप बताइए इधर भी कंडीशन बनेगी वन क्रोमेटिन वन डीएनए, और एन इज इक्वल टू टू, और डीएनए की अमाउंट सी। वन इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू टू, और डीएनए की अमाउंट सी। सही है बात या नहीं? अब बताओ मियोसिस टू के बाद डॉटर सेल कितनी बनी? इन चारों को बोलते हैं टेट्राड ऑफ द सेल्स। तो मियोसिस वन में बनने वाली दोनों सेल डायड, और मियोसिस टू में बनने वाली टेट्राड। दो बातें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। पहली, आप बताइए सर एस फेज तो होती नहीं। एस फेज तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा या नहीं? होता है। आपको ये बताना है, लेकिन आप बताइए एनसीईआरटी ने हमें ये दिखाया कि नहीं होता। इसलिए आप देखो पेज नंबर 169 पे ना मियोसिस वन का डायग्राम है, ऊपर चार डायग्राम है। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। पेज नंबर 169 पे ऊपर चार डायग्राम है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, और आप दोनों एंड पर देखना, आपको जो सेंट्रियोल दिख रहे हैं ना, सेंट्रियोल, उसमें आपको ये वाली स्थिति दिखेगी दोनों तरफ। पेज पलटो। चार चार डायग्राम है, टोटल 8 डायग्राम है। सही है? मियोसिस सेकंड के, उनमें आप दोनों साइड में देखो, आपको सेंट्रियोल एक एक ही दिखेगा दोनों पोल्स पर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करवा रही है कि एसफेस तो आई ही नहीं। एसफेस तो आई ही नहीं। सही है बात या नहीं? फिर आप देखो जब हम आते हैं प्रोफेज में, किसमें? तो यहां कंडीशन क्या है? बोलो, वन क्रोमोसोम टू डीएनए। तो कंडीशन बैठी है, बोलो एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू, और डीएनए के अमाउंट। और यहां मेटाफेज सेकंड में भी बोलो वन क्रोमोसोम टू। तो कंडीशन है एन इज इक्वल टू टू, और डीएनए की अमाउंट 2C। सही है? लेकिन एनाफेज में बोलो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, तो वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन डीएनए, क्योंकि सेंट्रोमियर क्या हो गया? स्प्लिट। तो कंडीशन आएगी, बोलो 2N इज इक्वल टू 4। एक दो तीन चार। सही है? और डीएनए के अमाउंट 2C। फिर उसके बाद बच्चों एन और सी, और एन और सी अलग अलग हो गया, 2N 2C में से। एन इधर, एन इधर।
तो बोलो मियोसिस सेकंड सेम एज माइटोसिस। मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। अच्छा मुझे बताओ मियोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड करती है? डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एक बार हुआ ना यार, दो बार कहाँ हुआ है ना, फेज वन में तो हुआ ही नहीं सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रोमियर का वो स्प्लिटिंग। सही है बात या नहीं? तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग मतलब काइनेटोकोर का सेपरेट होना कितनी बार? सही है बात या नहीं? कहां पर? एनाफेज सेकंड में। कहां पर? क्या एनाफेज वन में माइटोसिस की तरह सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर काइनेटोकोर बनाता है? नहीं, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होती। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग कितनी बार? डीएनए रेप्लिकेशन, सेल का डिवीजन, टोटल डोटर सेल, क्रोमोसोम नंबर डोटर सेल्स में हाफ एज कंपेयर टू मदर सेल, और डीएनए की अमाउंट बी हाफ। डॉटर सेल की बात चल रही है ना, ये है चार डॉटर सेल्स, है ना? तो अगर क्रोमोसोम के नंबर मदर सेल से हाफ है तो डीएनए की अमाउंट भी। क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर मिलते हैं कल, यहीं से शुरू करेंगे दोबारा। हाँ मतलब परसों। उधर देखो, उधर भी 2C और इधर भी 2C। हाँ, 2 डीएनए नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए देखना। बाहर आ भी बताता हूँ, पेन कॉपी ला।